नमस्कार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। सभी साथी हमारे साथ जुड़ जाएंगे और क्लास को शेयर कर देंगे जिससे कि सभी लोग क्लास में आ जाएं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज हम आपके सामने रजिया सुल्तान पढ़ाएंगे। कल हमने आपको इससे पहले का 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, 3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं और उनकी जो लिंक है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। जब आप लोग वो तीनों लेक्चर देख के आएंगे उसी के बाद आपको ये लेक्चर जो है वो समझ में आएगा। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रजिया सुल्तान की। रजिया सुल्तान की बात करेंगे और इस लेक्चर के लास्ट में हम आप लोगों को रिवीजन भी कराएंगे। अभी तक जितना पढ़ा दिया है तो सभी साथी जुड़े रहेंगे और लाइक कर देंगे क्लास को। चलिए वीडियो शुरू करते हैं अपनी। रजिया सुल्तान जिसका शासनकाल कब तक था? 1236 से 1240 तक। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं। तो रजिया सुल्तान के बारे में एक क्वेश्चन आता है। रजिया सुल्तान जो थी ये दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला मुस्लिम शासक थी। ये पहली भी थी और अंतिम थी। दिल्ली की मुस्लिम शासक अंतिम और पहली दोनों जो थी वो रजिया सुल्तान ही थी। ठीक है। और ये पुरुष वेशभूषा में शासन चलाया करती थी। पुरुष वेशभूषा जैसे कुबा और कुलाहा, कुबा कोट को कहते थे और कुलाहा टोपी को, ये दोनों पहनकर ये शासन चलाती थी। अब रजिया के बारे में एक इसकी प्रेम कहानी प्रसिद्ध है। देखो रजिया का जन्म जो था, रजिया किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया। रजिया का जन्म 1205 में हुआ था। 1205 में रजिया का जन्म हुआ था। तो इसकी एक इतिहासपरक प्रेम कहानी प्रसिद्ध है। ये एक आदमी था अबीसीनिया का एक आदमी था। कौन था? जलालुद्दीन याकूत। ये जो रजिया सुल्तान थी ये जलालुद्दीन याकूत से प्रेम कर बैठी। ठीक है। अब ये जलालुद्दीन याकूत कहाँ से आया? तो जब इल्तुतमिश अपने अंतिम समय में था, मतलब मरने वाला था, तो उस समय याकूत जो था वो नौकरी करने आया था दिल्ली। तभी से रजिया उससे प्रेम कर बैठी थी और उसके जो प्रेम के चर्चे थे वो आम हो गए थे। ठीक है। जो प्रेम के चर्चे थे इसके वो आम हो गए थे और मरते टाइम जब इल्तुतमिश मर रहा था उस समय वो कह के गया था कि हमारी जो बेटी थी इसी को राजा बनाया जाए। तो जनता ने उसे राजा तो बना दिया, रजिया सुल्तान को जनता ने राजा तो बना दिया, लेकिन अमीर वर्ग जो था वो इनसे असंतुष्ट हो गया। अमीर वर्ग जो था वो रजिया सुल्तान से असंतुष्ट हो गया, क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि ऐसी चरित्रहीन महिला हम पर जो राज नहीं कर सकती, इसलिए ये लोग इससे असंतुष्ट हो गए और इन्होंने इसे मारने की सोची। तो उस समय जो था सबसे प्रभावशाली चालीसा दल का एक बठिंडा का अल्तुनिया था। बठिंडा का था एक चालीसा दल का कौन था? अल्तुनिया था। चालीसा दल का अल्तुनिया था। ये सबसे वहाँ पे प्रभावशाली था अल्तुनिया। ठीक है। तो अल्तुनिया के पास ये लोग गए, जो अमीर वर्ग था, मारने की सोची तो इन्होंने अल्तुनिया को बताया। तो अल्तुनिया ने फिर जलालुद्दीन याकूत के खिलाफ षड्यंत्र रचा। एक जलालुद्दीन याकूत के साथ षड्यंत्र रचा और उसने वहाँ पे विद्रोह कर दिया। जलालुद्दीन याकूत ने, जो अल्तुनिया था, इसने विद्रोह कर दिया और फिर इसके विद्रोह को दबाने कौन गया? ये जो रजिया सुल्तान थी वो इसके विद्रोह को दबाने गई और अपनी सेना लेकर, जो रजिया सुल्तान थी वो इसके विद्रोह को दबाने के लिए बठिंडा गई। ठीक है। पीछे से जो अमीर थे उन्होंने याकूत को मार दिया। याकूत यहीं पे रह गया था दिल्ली में, लेकिन जो थी रजिया सुल्तान वो चली गई थी। तो पीछे से जो थे, जब ये गई उसके पीछे से जलालुद्दीन याकूत को अमीर वर्गों ने मार दिया। ठीक है। इधर रजिया भी युद्ध हार जाती है अल्तुनिया से
और अल्तुनिया जो रजिया को बंदी बना लेता है। लेकिन रजिया ने जो अपनी समझदारी से अल्तुनिया को राज़ी कर लिया कि मैं तेरे साथ शादी कर लूँगी, याकूत को मरने देते हैं, ठीक है। वो बोला ठीक है, तो अल्तुनिया के साथ उसने शादी कर ली। और जब वो वापस वहाँ से आ रही थी तो इधर क्या हुआ, इधर अमीरों ने याकूत को मारकर बहराम शाह को राजा बना दिया। अमीरों ने जलालुद्दीन याकूत को मारकर किसे राजा बना दिया, तो बहराम शाह को राजा बना दिया इसने, ठीक है। तो बहराम शाह को राजा बना दिया। बाद में बहराम शाह को मारकर जो रुकुद्दीन फिरोज शाह का बेटा और इल्तुतमिश का जो पोता था वो राजा बनता है, ठीक। ये सब चीज़ आगे आपको बताएंगे, अभी आप लोग सुन लीजिए कहानी की तरह। और इधर जो रजिया अपने हस्बैंड के साथ, हस्बैंड कौन था इसका, अल्तुनिया, उसके साथ रात में दिल्ली पहुंची तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि हमारा राजपाट है वो जा चुका है। तो वो वहाँ से भाग खड़ी हुई, वहाँ से भाग खड़ी हुई 1240 में। और वो उन्होंने भटिंडा जाने की सोची, जो ये लोग थे इन्होंने भटिंडा जाने की सोची। तो वो हरियाणा से होकर निकल रहे थे, तो कैथल वाले रास्ते पर होकर जा रहे थे। कैथल वाले रास्ते पर कुछ लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया और वो दोनों वहीं मारे गए। इस प्रकार रजिया का ये जीवन काल था वो समाप्त होता है। अब आप लोग एक एक करके ये सभी बातें सुनेंगे, और बस इतनी रजिया की कहानी है। ये सब हमारी PDF में भी है, आप लोग सुनिए और लिखिए, ठीक है। तो दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी, ठीक है। पुरुष वेशभूषा में कौन राज करता था, तो भी रजिया सुल्तान, ठीक। अगला पॉइंट है, इसने अबिसिनिया निवासी जो जलालुद्दीन याकूत था उसको अमीर आखूर यानी शाला प्रधान के पद पर नियुक्त किया, ठीक। इसने क्वेश्चन आता है कि पुरुष वेशभूषा में राज करने वाली महिला कौन है, तो रजिया सुल्तान, ठीक है। प्रथम या अंतिम मुस्लिम महिला शासक कौन है, तब भी रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान ने अमीर आखुर पद पर किसको नियुक्त किया था, तो किसको नियुक्त किया था, आप लोग बताएंगे, जलालुद्दीन याकूत को। इसके बाद अगली स्लाइड में क्या है, इसकी शादी किसके साथ हुई थी, अभी हम आपको बता चुके हैं इसकी शादी किसके साथ हुई थी, तो इसकी शादी अल्तुनिया से हुई थी, ठीक है। भटिंडा का जो सूबेदार था, अभी हम पीछे बताए आपको, तो उससे शादी हुई थी इसकी, ठीक है। इसकी मृत्यु कब हुई, तो 14 अक्टूबर 1240 को कैथल के समीप रजिया की हत्या कर दी गई। रजिया की मज़ार कहाँ पे है, तो टोंक राजस्थान में। इसका मकबरा कहाँ पे है, तो दिल्ली में इसका मकबरा है, दिल्ली में इसका मकबरा है। अब अभी हमने आपको बताया था ये रजिया की बात ख़त्म होती है। अब 1240 से जो 1242 तक का समय था वो मौजुद्दीन महराम शाह, अभी हमने बताया था, इधर जो रजिया को मार दिया, रजिया के जो जलालुद्दीन याकूत था उसको मार करके किसे बनाया था, तो मौजुद्दीन बहराम शाह को, ठीक है। ये केवल नाम मात्र का सुल्तान था, नाम मात्र का ये सुल्तान था केवल। चालीसा दल जो हमने अभी बताया आपको पीछे, इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया था चालीसा दल, वही इसको शासन संचालित करता था, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसका केवल, इसका मौजुद्दीन बहराम शाह का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है केवल, वो कौन सा है, इसने एक नवीन पद की शुरुआत की थी, नायाब ए मुमलिकात, नायाब ए मुमलिकात का सृजन किया था। क्वेश्चन आता है कि नायाब ए पद किसके द्वारा बनाया गया था, तो आप लोग बताएंगे मौजुद्दीन बहराम शाह के, ठीक है। अब जो एल्फिंस्टन था, रजिया के बारे में कुछ लोगों ने बातें कही हैं, जैसे एल्फिंस्टन ने क्या कहा है ये आप लोग याद कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, एल्फिंस्टन वाला जो पहला है ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन मिनहाज वाला अभी तक नहीं आया, तो शायद एग्जामिनर ये भी दे सकता है, इसलिए आप लोग दोनों ये याद कर लेंगे। एल्फिंस्टन ने क्या बोला, यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। ये बात किसने कही, तो एल्फिंस्टन ने। मिनहाज ने क्या कहा, भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया वरना उसमें समस्त गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए, ठीक है। अब रजिया को उपाधि कौन सी मिली, तो जमात उल निस्वा, जमात उल निस्वा किसकी उपाधि थी, उपाधियां हम आपको बता रहे हैं हर एक। हमने जो महमूद गजनबी था उसकी भी उपाधि बताई थी, और मोहम्मद गोरी था उसकी भी बताई, इधर हमने कुतुबुद्दीन ऐबक की भी बताई, इल्तुतमिश की भी बताई, ऐसे ही रजिया की भी उपाधि थी। रजिया की क्या थी, जमातुल निस्वा, जमातुल निस्वा किसकी उपाधि थी, तो रजिया सुल्तान की, ठीक है। अब जो अभी बात कर रहे थे, एक नया पद बनाया था, नए पद पे नायाब ए मुमलिकात, नायाब ए मुमलिकात जैसे
अभी प्रधानमंत्री होते हैं संपूर्ण अधिकार जिसके पास होते हैं, ऐसे ही वो पद था नायाब मुमलिकात। नायाब मुमलिकात के पद पर इसने किसको नियुक्त किया था, तो एतगीन को नियुक्त किया था। नायाब मुमलिकात का अर्थ क्या होता है, संपूर्ण अधिकारों का स्वामी। जैसे आजकल पीएम होते हैं, वैसे ही नायाब मुमलिकात इसने पद बना दिया था। ठीक है, अब 1241 में जो था, 1241 में लाहौर पर मंगोलों का आक्रमण हुआ। ये कोई बात याद करने की नहीं है, ठीक है, ये समझाने के लिए हमने डाल दिया था। 13 मई 1242 में जो उसकी भी हत्या हो गई। किसकी हत्या हुई, अभी हम किसके बारे में पढ़ा रहे हैं आपको, 13 मई, जिसको अमीरों ने ही बनाया था राजा। ठीक है, जैसे अमीरों ने जिसे राजा बनाया था उसको अमीरों ने मार दिया। ठीक, कौन था वो, मुइजुद्दीन बहराम शाह। बहराम शाह था, आप लोग याद रखिए थोड़ा बहुत, बहराम शाह। ठीक है, कमेंट करते रहिए जब हम पूछते हैं बहराम शाह। ठीक, लाइव क्लास चल रही है तो आप लोग देखिए और आंसर दीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब 1240 से 1242 तक कौन था, मुइजुद्दीन बहराम शाह, वो भी यहाँ पर ख़त्म होता है। आगे बात करते हैं जो अलाउद्दीन मसूद शाह था। अलाउद्दीन मसूद शाह जो था ये 1242 से 1246 तक रहा। अभी हमने पूरी कहानी आपको सुनाई है, वही चीज़ हम आपको लिखवा रहे हैं। अब वो आप लोग कहानी अगर नहीं समझे हैं तो एक बार जब लाइव क्लास हमारी ख़त्म हो जाए उसके बाद जब वीडियो भी अपलोड हो जाएगी तो आप लोग दोबारा उसको सुन सकते हैं। ठीक है, वही पूरी कहानी जो हमने सुनाई थी अभी उसी में ही सब हम पढ़ा रहे हैं आज। अलाउद्दीन मसूद शाह, ये हमारी क्लास की खासियत है, पहले हम पूरी आपको जो क्लास पढ़ाते हैं उसको पहले ही पूरे 5 मिनट में पूरा समझा देते हैं, उसके बाद एक एक करके चीज़ें लिखा देते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अलाउद्दीन मसूद शाह जो था वो 1242 से 1246 तक इसने शासन किया। ये कौन था, तो रुकुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था। रुकुद्दीन फिरोज शाह जो था ये किसका पुत्र था, तो ये इल्तुतमिश का पुत्र था। तो ये अलाउद्दीन मसूद शाह जो हुआ वो किसका वो हुआ, अलाउद्दीन जो मसूद शाह था ये किसका पोता हुआ, तो ये हुआ इल्तुतमिश का। ठीक है, इसी के समय जो बलबन था, अभी हम आपको इसी में बलबन के बारे में भी पढ़ाएंगे। कल हमने बताया था द्वितीय इलबरी वंश, द्वितीय इलबरी वंश जो था वो बलबन नहीं उसका संस्थापक था। ठीक है, वही बलबन है ये। तो इसी के समय जो बलबन था वो प्रभावशाली हो गया। ठीक है, इसी के समय, तो इसमें केवल एक चीज़ याद करने की है, जो अलाउद्दीन मसूद शाह था ये किसका पुत्र था, तो रुकुद्दीन फिरोज शाह का। ठीक है, अब जो बलबन था, बलबन ने 10 जून 1246 को इसे कैद कर लिया। ठीक है, बलबन ने जो ये था ऐसे कैद कर लिया। तो ये सारी चीज़ अब एग्जामिनर नहीं पूछता है, जो एग्जामिनर पूछता है वो हम आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, अब जो था नसीरुद्दीन महमूद जो था, नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 तक रहा। इसके समय जो बलबन था नायाब के पद पर नियुक्त हुआ, नायाब के पद पर। इसके बारे में बताते हैं, जो बलबन था वो 0 से हीरो तक इसके पास पद रहा, 0 से हीरो बन गया। क्योंकि अभी हम आपको जब आगे बताएंगे इसकी हिस्ट्री तो आप लोग खुद समझेंगे, हाँ ये 0 पर था और 0 से लेकर ये इसने दिल्ली का शासक बन गया 0 से। ठीक है, तो ये नायाब के पद पर नियुक्त हुआ। और नायाब अभी हमने क्या बताया था, नायाब पीएम के बराबर था। ठीक है, तो ऐसे ही बलबन जो था इसने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया, वहाँ के सुल्तान के साथ कर दिया। ठीक है, सुल्तान कौन, नसीरुद्दीन महमूद, इसके साथ इसने शादी कर दी। ठीक है, अब जब इसने शादी कर दी तो नसीरुद्दीन महमूद ने इसके बदले, शादी के बदले इसको उलूग खां की उपाधि दे दी। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, जो बलबन को किसकी उपाधि मिली, उलूग खां की, किसके द्वारा मिली, तो नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा मिली। और किसके शासनकाल में जो बलबन था वो नायाब के पद पर नियुक्त हुआ, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो किसके शासनकाल में, नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। ठीक है, 1266 में इसकी नसीरुद्दीन महमूद की 1246 में निसंतान मृत्यु हो जाती है। और यहीं पे जो होता है 1266 तक हमारा जो द्वितीय इलबरी, प्रथम इलबरी वंश था वो ख़त्म हो जाता है। अब आगे बात करेंगे हम बलबन के बारे में। उससे पहले आप लोग चाहें तो हम रिवीजन भी करा सकते हैं अगर आप लोग बोलेंगे तो, नहीं तो लास्ट में ही इसका रिवीजन करा दिया जाएगा। ठीक है,
आप लोग अभी केवल जो क्लास चल रही है उसी पर ध्यान दीजिए, ठीक। अब गयासुद्दीन बलबन के बारे में बात करते हैं। गयासुद्दीन बलबन का टाइम पीरियड कितना था? गयासुद्दीन जो बलबन था, बलबन जो था गयासुद्दीन बलबन, पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था इसका, ठीक है। बलबन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लीजिए। बलबन क्या था, इसका टाइम पीरियड पहले लिखो 1266 से 1287 तक, ठीक है। 1266 से 1287 तक इसका टाइम पीरियड है। ये प्रथम एलबरी था, ठीक है, एलबरी तुर्क था। शुरुआत में ये क्या हुआ, जो बलबन का शुरुआती इतिहास है उसके बारे में थोड़ा बता दें। शुरुआती इतिहास इसका क्या है, जो इलबरी तुर्क था ये बलबन, इसको मंगोलों ने बंदी बना लिया था, मंगोलों ने इसे बंदी बना लिया था, ठीक है। और जो बंदी बना लिया उसके बाद 1233 में इल्तुतमिश ने इसे खरीद लिया। जो मंगोलों ने इसे बंदी बनाया था उसके बाद इसको किसने खरीदा, तो 1233 में इल्तुतमिश ने खरीद लिया, ठीक है। 1233 और 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, मतलब 3 साल पहले, मरने से 3 साल पहले बलबन को इल्तुतमिश ने खरीद लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले क्या हुआ, गोरी। सबसे पहले कौन था, सबसे पहले था गोरी, गोरी मेन चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कौन हुआ, तो उसके बाद हुआ ऐबक। उसके बाद कौन हुआ, तो उसके बाद हुआ ऐबक। और उसके बाद कौन हुआ, इसके बाद हुआ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, गोरी का गुलाम ऐबक, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश का गुलाम कौन हुआ, तो बलबन। इल्तुतमिश का गुलाम हुआ बलबन, ठीक है। इल्तुतमिश का गुलाम बलबन हुआ। अब ये इसकी थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज थी, वो हमने आपको बता दी। अब इसकी जो डिटेल में स्टडी करते हैं इसकी, और साथ साथ बताते चलते हैं कौन सा जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है और कौन सा वैसा ही है। चलिए आगे बात करते हैं। और जैसे गयासुद्दीन बलबन है, इसका टाइम पीरियड अभी हमने बताया था 1266 से 1287 तक। इलबरी तुर्क था जिसे मंगोलों ने बंदी बना लिया था, ठीक है। 1233 में इल्तुतमिश ने बलबन को, यहाँ पे बलबंत नहीं है बलबन होगा, बलबन को खरीद लिया। बलबन नहीं है यहाँ पे बलबंत नहीं है, बलबन होगा, ताकि जगह ना कर लेंगे। बलबन को खरीद लिया और इसने चालीसा दल में शामिल कर लिया, ठीक है। इसने खरीदा और चालीसा दल में अपने शामिल कर लिया। चालीसा दल कौन था, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। तो आप लोग अगर चालीसा दल नहीं जानते हैं तो हमारी पुरानी वीडियो देखिए और आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आगे इसका वास्तविक नाम क्या था, गयासुद्दीन बलबन का जो वास्तविक नाम था वो बहाउद्दीन था, ठीक है। अब इसका एक राजस्व सिद्धांत था। राजस्व सिद्धांत क्या होता है, कुछ ऐसे राजस्व सिद्धांत क्या होता है, राजस्व सिद्धांत होता है नियम कायदे या कायदे कानून, कुछ भी जिससे शासन चलाया जाता है, ठीक है। कानून, किंगशिप थ्योरी, राजस्व सिद्धांत मतलब किंगशिप थ्योरी। किंगशिप थ्योरी, किंगशिप थ्योरी इसकी क्या थी, तो ये प्रथम सुल्तान था जिसने दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, मतलब इसने अपने आप को भगवान के समान बताया, ठीक है। और भगवान के समान इसने अपनी 2 उपाधियां भी धारण की। एक नियाबत खुदाई थी जिसका अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिनिधि, मतलब इसने अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित कर दिया था। दूसरा था जिल्ले इलाही, इसका अर्थ होता है ईश्वर की छाया, शैडो ऑफ गॉड। तो ये बहुत अलग राजा हुआ है, अलग तरीके का राजा बना ये बलबन, ठीक है। इसका राजस्व सिद्धांत क्या था, तो राजस्व सिद्धांत था इसका प्रथम सुल्तान जिसने दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लेंगे। प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो वो कौन था, बलबन था, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार इसने उपाधि धारण की, तो अभी हमने आपको बताया था नियाबत खुदाई एक उपाधि थी इसकी, जिसका अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। दूसरा होता है जिल्ले इलाई, यहाँ पे लिखना भूल गए हैं तो इसका अर्थ आप लोग लिख लेंगे ईश्वर की छाया, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे ईश्वर की छाया, ईश्वर की छाया, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे शैडो ऑफ
गॉड। शैडो वो वाला शैडो नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं, शैडो मतलब परछाई, ईश्वर की परछाई। ठीक है, आगे बात करते हैं अब इसकी। जो ये बलबन था, ये जो था कहाँ की, आफरासियाब का, जो जर्मनी की सभ्यता थी, इसको जर्मनी की जो सभ्यता थी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था, इसलिए इसने अपने आप को आफरासियाब का वंशज घोषित कर दिया। ईरानी योद्धा था जो आफरासियाब, उसका वंशज घोषित कर दिया। ठीक है, अब बलबन का एक प्रसिद्ध कथन है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पहली वाली बात हमने बताई ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बात इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये बात आप लोग याद कर लेंगे। बलबन का प्रसिद्ध कथन क्या है? जब मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरा हाथ तलवार पर चला जाता है। जब ये इसने अपने आप को बहुत बड़ा राजा महाराजा समझता था, भगवान के समान, तो ये अपने अंदर सोचता था कि कोई भी गरीब आदमी या कोई भी बिल्कुल लोअर कास्ट का देखता है तो इसका हाथ तलवार पर चला जाता है, ये अपने आप को समझता था ऐसा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है, आया भी हुआ है, तो आप लोग इसको सही से याद कर लेंगे। ये कथन किसका है? जब मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरा हाथ तलवार पर चला जाता है, ये कथन है बलबन का। ठीक है, अब बलबन के प्रमुख कार्य आप लोग लिख लीजिए, केवल इसके प्रमुख कार्य 10 हैं। ठीक, 10 प्रमुख कार्य हैं इसके, तो एक एक करके आप लोग लिखेंगे। सबसे पहले है इसका दरबारी अनुशासन। अब हमने आपको बताया था ये फारसी परंपराओं की इसने शुरुआत की, वहाँ की कल्चर जो था वहाँ का, उससे ये बहुत प्रभावित था, तो इसने अपने यहाँ पे अपने जहाँ शासन चलाता था वहाँ पे जगह जगह पे दीवारों पर फारसी परंपराएं जैसे सब कुछ सजा दिया, अपना रूम वगैरह। ठीक है, तो पहला इसका क्या कार्य था? तो पहला इसका कार्य था, आप लोग लिखेंगे दरबारी अनुशासन। दरबारी अनुशासन में क्या हुआ? इसने सिजदा और पाबोस की शुरुआत की। सिजदा और पाबोस। अब सिजदा क्या होता है? घुटनों के बल बैठकर सिर को झुकाना। इसके ये बहुत भयंकर राजा हुआ है, इसके शासन में लोग हंसना भी नहीं चाहते थे, लोगों को ये हंसने भी नहीं देता था, इसके शासन में लोग हंसने की मना थी। ठीक है, तो घुटनों के बल पर सिर झुकाना। और पाबोस का क्या अर्थ है? सुल्तान के कदम चूमना। ठीक है, दूसरा इसका कार्य क्या हुआ? इसने पारसी न्यू ईयर मनाना शुरू कर दिया, जिसका नाम था नौरोज त्यौहार। ठीक है, तीसरा इसका कार्य हुआ न्याय व्यवस्था। ये लौह और रक्त की नीति पर शासन चलाता था। अब लौह और रक्त की नीति क्या होती है, ये आप लोग अभी हमें कमेंट करके बताएंगे, लौह और रक्त की नीति क्या होती है। ठीक है, आगे करते हैं बात। आप लोग ये छोटे छोटे टर्म हैं जो आप लोग समझते रहा करिए। अगर आप लोगों को लौह और रक्त की नीति का पता नहीं है तो आप लोग हमें कमेंट करेंगे, जिसका रिप्लाई आगे आपको क्लास में मिलेगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। इसका चौथा काम क्या था? पहले इसी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अब सेना का संगठन जो था, जो तुर्की सैनिकों को बदले में भूमि मिलती थी, भूमि की, फिर वो भूमि किसकी हो जाती थी? उनके बेटों की हो जाती थी। ठीक है, जो सैनिक थे, सैनिकों की जो भूमि थी वो किसकी हो जाया करती थी? उनके बेटों की, मतलब वंशागत था, हेरिडिटी वगैरह था, वंशागत था। तो इसने वंशागत को समाप्त कर दिया। ठीक है, जैसे कोई सैनिक है तो जब सैनिक मर जाता था तो उसकी जो भूमि थी वो उसके बेटे के नाम चली जाती थी, लेकिन इसने क्या किया? इसने ये जो बेटों वाला सिस्टम था वो ख़त्म कर दिया। अब जब तक सैनिक जिंदा है तब तक उसकी भूमि है वो, और जब सैनिक मर गया, मान लो ख़त्म हो गया, तो वो भूमि फिर राज्य की हो जाती थी। ठीक है, इसने दीवान आरिज नामक सैन्य विभाग का गठन किया था। एक दीवान आरिज नामक सैन्य विभाग का गठन किया इसने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है, दीवान आरिज नामक सैन्य विभाग का गठन किसने किया? तो बलबन ने। ठीक है, और इस पद को, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, यह पद इमाद उल मुल्क को सौंपा गया। कैसे सौंपा गया? ये क्वेश्चन अभी तक तो आया नहीं है और ना ही आने की कोई संभावना है। ठीक है, पांचवा पॉइंट है हमारा, गुप्तचर विभाग इसने बनवाया। गुप्तचर विभाग, इसको क्या बोला गया? बरीद ए मुमलिक। ठीक है,
बरीद कौन था? बरीद ए मुमलिक, ये इसने गुप्तचर विभाग बनवाया। ठीक है, अब इसने नगद वेतन की भी शुरुआत कर दी थी। अभी तक जो भूमि मिलती थी उसके बदले में अब ये नगद भूमि देने लगा था। जो इसके सर्वोच्च अधिकारी थे और गुप्तचर थे उन्हें ये नगद वेतन देता था। ठीक है, आगे बात करते हैं इसकी। इसने चालीसा दल की समाप्त कर दी। चालीसा दल इसने क्यों समाप्त किया? क्योंकि ये जानता था कि अगर मैं ख़त्म हो जाऊंगा तो मेरे जैसा कहीं और नहीं, इसे डर था कहीं मेरे जैसा ही कहीं और नहीं आ जाए और वो भी जीरो से हीरो बन जाए, क्योंकि ये चालीसा दल से ही निकल के आया था। चालीसा दल से ही निकल के आया था, तो इसे डर था कहीं मेरे मरने के बाद जो कोई और नहीं निकल आ वहाँ से चालीसा दल से और वो शासन छीन ले हमारे लड़कों से या नाती से या जो भी हो उनसे। तो इसने चालीसा दल को ही समाप्त कर दिया। ठीक है, चालीसा दल को किसने समाप्त किया? क्वेश्चन आता है तो बलबन ने। ठीक, 7वां पॉइंट है, सन 1279 में बंगाल में जो तुगरिल खां के विद्रोह का दमन करते हुए इसने बहुत भारी जो हिंसा थी उसका प्रदर्शन किया, और इसी बहुत भारी भयंकर, मतलब जितने भी इसके विरोध में सैनिक थे उन सबको मारकर और दीवारों पर टंगवा दिया इसने। इसमें सभी सैनिकों में खूंटी गाड़कर और दीवारों पर टंगवा दिया इसने। इसी इसके भयंकर रूप को देखकर इसका जो एक बेटा था, अभी हम आपको बताएंगे आगे, इसके 2 बेटे थे, उसमें से जो एक बेटा था बुगरा खां, बुगरा खां इसी समय इससे डरकर भाग गया और बंगाल में उसने अपना दूसरा स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। नसरुद्दीन नाम से इसने वहाँ पे शासक अपना शासन चलाया, नसरुद्दीन नाम के स्वतंत्र शासन चलाया, वहीं से ये डरकर भाग गया। तो ये बहुत भयंकर यहाँ से इसकी जो हिंसा देखी इसने, तो ये बहुत भयंकर राजा था, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। ठीक है, 8वां पॉइंट क्या है, इसका दरबारी कवि कौन था? इनके बारे में हम आपको अभी स्टडी कराएंगे, क्योंकि आमिर खुसरो और अमीर हसन, आमिर खुसरो में से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आमिर खुसरो के बारे में अभी हम आपको डिटेल में स्टडी कराएंगे। ठीक है, तो अब बलबन का जो देहांत था, मतलब मृत्यु थी, कब हो गई? 1286 में। 1286 में बलबन की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब ऐसा कहा जाता है कि जब बलबन की मृत्यु हुई, इससे दुखी होकर जो मलिक थे उन्होंने अपने वस्त्र फाड़ डाले और 40 दिन तक उपवास किया। ठीक है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बलबन की मृत्यु से दुखी होकर मलिकों ने अपने वस्त्र जो थे वो फाड़ डाले और 40 दिन तक उपवास किया। अब बलबन के 2 पुत्र थे। ठीक है, एक कौन था? बलबन के 2 पुत्र थे। यहाँ पे एक बात समझा दें आपको, जो बलबन था उसके 2 पुत्र थे। एक कौन था? एक था मलिक खुसरो और दूसरा था शहजादा महमूद। एक था शहजादा महमूद, शहजादा महमूद। ठीक है, शहजादा महमूद था और दूसरा था बुगरा खां। ये जो डर के मारे भाग गया था ये दूसरा था बुगरा खां। ठीक है, अब जो शहजादा महमूद था इसकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? तो मंगोल आक्रमण के समय इसकी मृत्यु हो गई, और ये इसका लाडला बेटा था, तो इसके मृत्यु से दुखी होकर बताते हैं लोग कि बलबन समय से पहले ही मर गया है। ठीक है, तो ये इसका लाडला बेटा था इसलिए सदमे में आ गया था वो, और उसकी समय से पहले मृत्यु हो गई। ठीक है, और ये था बुगरा खां जो था वो अपने पिता से डरकर बंगाल भाग गया और नसरुद्दीन नाम से स्वयं को शासक बनाया। ठीक है, लेकिन जो ये था बलबन किसे चाहता था? बलबन जो इसका एक बात यहाँ पे और समझ लीजिए, यहाँ पे इसका बेटा था कै खुसरो, इसका बेटा था कै खुसरो, कै खुसरो। इसका बेटा कौन था? तो कै खुसरो इसका बेटा था। और जो बुगरा खां था इसका कौन था? अब जो बलबन किसे चाहता था कि राजा बनाया जाए? बलबन चाहता था कि कै खुसरो को ही शासक बनाया जाए उसके मरने के बाद। ठीक है, बुगरो जो था वो बलबन जो था वो कै खुसरो को राजा बनाना चाहता था, लेकिन जो अमीर लोग थे उन्होंने इसके पुत्र
बुगरा खां के पुत्र कैकुबाद को राजा बना दिया। इसके पुत्र कैकुबाद को राजा बना दिया। ठीक है, इसके बारे में हम अभी आपको डीपली अध्ययन कराएंगे। जो कैकुबाद था ये बहुत ही विलासी शासक था। इसके बारे में आप लोग अभी समझ गए होंगे। जो बलबन था वो किसे राजा बनाना चाहता था? कैखुसरो को, लेकिन अमीरों ने कैकुबाद को राजा बना दिया। इसके दो पुत्र थे, एक था शहजादा, एक था कौन था? अभी हमने आपको बताया शहजादा महमूद, और दूसरा कौन था? बुगरा खां। ठीक है, शहजादा महमूद का बेटा था, उसका नाम क्या था? कैखुसरो। और जो बुगरा खां का बेटा था जो उसका नाम क्या था? कैकुबाद। ठीक है, अब जो बलबन था वो किसको वो बनाना चाहता था? तो कैखुसरो को शासक बनाना चाहता था, लेकिन जो अमीर वर्ग था उसने कैकुबाद को शासक बना दिया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये हमने आपको बता दिया सब कुछ। इसके दो बेटे थे, इसकी मंगोल आक्रमण में मृत्यु हो गई थी, और बुगरा खां ये डरकर बंगाल भाग गया था। ठीक है, ये सब बात हम आपको बता चुके हैं। अब कैकुबाद के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें से एक दो प्रश्न बनते हैं वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, कैकुबाद का शासनकाल का समय क्या रहा? 1286 से 1290 में। ठीक है, इसके बारे में बताया जाता था कि ये बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करता था, और शराब के सेवन के कारण इसको आधा शरीर लकवा मार गया था इसका। ठीक है, आधा शरीर लकवा मार गया था, और 1290 में इसको जलालुद्दीन खिलजी जो था, आगे हम आपको बताएंगे खिलजी डायनेस्टी इसके बाद पढ़ाएंगे, तो जलालुद्दीन खिलजी ने यमुना में फेंक दिया इसे। ठीक है, तो इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अत्यंत ही विलासी शासक कौन था? अत्यंत ही विलासी शासक जो शराब का बहुत अधिक सेवन करता था, कौन था? कैकुबाद। बस इसमें एक चीज़ आपको समझने की है। ठीक है, अब जो कैकुबाद को इसने फेंक दिया, उसके बाद जो कैकुबाद का पुत्र था क्यूमर्स, उस समय ये 6-7 साल का ही था जब ये ख़त्म हुआ। उस समय क्यूमर्स जो था वो 5-6 या 6-7 साल का ही था, उसको शासक बना दिया इसने, खिलजी ने। खिलजी के संरक्षण में जो था क्यूमर्स, वो शासक बना। वो भी इसके द्वारा मारा गया। इस बताते हैं जलालुद्दीन खिलजी ने जो कैकुबाद द्वारा निर्मित एक किलो खरी का महल था, कैकुबाद द्वारा निर्मित एक किलो खरी का महल था, उसी में इसको भी बंद कर दिया क्यूमर्स को 7-8 साल में ही, और इसका देहांत कर दिया, यानी इसको मार दिया। और यहीं से हमारी जो है वो खिलजी डायनेस्टी शुरू हो जाती है। खिलजी वंश यहीं से हमारा शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब खिलजी वंश हम आपको कल बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज़ अभी हमने आपको बताने के लिए छोड़ दी है। वो क्या है? अभी हम आपको बताएंगे अमीर खुसरो के बारे में, जो किसका दरबारी कवि था? किसका दरबारी कवि था? बलबन का। अमीर खुसरो के बारे में 2-3 क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो आप लोग याद कर लेंगे। जैसे क्यूमर्स के बारे में हमने आपको बता दिया, ये किसके संरक्षण में राजा बना और कब इसको कैकुबाद ने मार दिया। आप लोग ये PDF पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे चीज़ें। ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ? ये क्वेश्चन आता है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ? तो एटा डिस्ट्रिक्ट में, एटा डिस्ट्रिक्ट का जो पटियाली है वहाँ पे इसका जन्म हुआ था अमीर खुसरो का। ठीक है, अमीर खुसरो के उपनाम क्या था? अमीर खुसरो का जो उपनाम था वो क्या था? तूती हिंद। इसको भारत का तोतिया भी कहा जाता था। भारत का तोता किसे कहा जाता था? तो भारत का तोता किसे कहा जाता था? ओ अमीर खुसरो को। ठीक है, इनके गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने जो अमीर खुसरो थे इन्हें तुर्किल्ला की उपाधि दी थी। ठीक है, कितना अजीब नाम लग रहा है, तुर्किल्ला। तुर्किल्ला की उपाधि दी थी। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया को। ठीक है, आगे बात करते हैं। इन्होंने तबला और सितार का आविष्कार किया। इन्होंने तबला और सितार का आविष्कार किया। ठीक है, तबला और सितार, यहाँ पे तबला है, तबला और सितार का आविष्कार किया। तबला और सितार का आविष्कार किया इन्होंने। और इन्होंने कव्वायन, जो कव्वाली गायन थी उसको भी शुरू किया। कव्वाली गायन का किसने शुरू किया? तो किसने शुरू किया? आप लोग बताएंगे, अमीर खुसरो ने। ठीक है, इनके अब प्रमुख ग्रंथ के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है। कौन सा सवाल एग्जाम में आया हुआ है? नूह सिपेहर, ये किसका ग्रंथ है और किसके ऊपर है? तो नूह सिपेहर अमीर खुसरो का ग्रंथ है। ये किसके ऊपर है? भारत की जलवायु व पुष्पों का वर्णन है इसमें। ठीक है, इस ग्रंथ में भारत को क्या कहा गया है? इस ग्रंथ में भारत को
स्वर्ग का उद्यान कहा गया है, मतलब स्वर्ग का बगीचा कहा गया है। ठीक है, ऐसे इनके ये भी इम्पोर्टेंट हैं। दूसरा क्या था, देवल्लानी। तीसरा क्या था, तुगलकनामा। तुगलकनामा में इन्होंने तुगलक के बारे में लिखा है। ठीक, तुगलकनामा में तुगलक के बारे में लिखा है। चौथा है तारीख अलाई। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर पूछता है, क्या पूछता है एग्जामिनर, कि खुसरो ने किन किन राजाओं का शासन देखा। तो इसमें हमने एक चीज़ आपको अलग से बताई है। जैसे यहाँ पे हमने आपको 6 लोग बताए, लेकिन इसने 3 और लोगों को देखा है। हमने आपको बताया इसने बलबन का शासन देखा, उसके बाद कैकूबाद का देखा, उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी का देखा, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का देखा, उसके बाद मुबारक खिलजी का देखा, और उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक का देखा। तो इनसे बीच में भी, इनके बीच में एक शासक जो हुए हैं, जैसे पहले बलबन हुआ, उसके बाद कैकूबाद हुआ, उसके बाद थोड़े समय के लिए क्यूमर्स भी हुआ। तो आपको एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछे, ये तो मेजर हो गए, इधर वाले जो 6 हैं ये तो मेजर हो गए, और माइनर भी हैं, कुछ 3 माइनर हैं। तो आप लोगों को एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन पूछे, कुल पूछे कितने का देखा तो आप लोग बताएंगे 9, और मेजर पूछे तो 6, माइनर पूछे तो 3। माइनर का मतलब सबसे पहले बलबन हुआ, उसके बाद कैकूबाद हुआ, कैकूबाद के बाद कुछ समय के लिए यहाँ पे कौन हुआ, क्यूमर्स, कैकूबाद का बेटा। अभी हमने आपको बताया कैकूबाद का बेटा क्यूमर्स भी हुआ। ठीक है, उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी हुआ, अलाउद्दीन खिलजी हुआ, और अलाउद्दीन खिलजी के बाद थोड़े समय के लिए कौन हुआ, उमर खिलजी। ठीक है, ये हम आपको आगे बात बताएंगे उमर खिलजी के बारे में जब पढ़ाएंगे तब। 6वें नंबर पे कौन हुआ, तो 6वें नंबर पे हमारा गयासुद्दीन तुगलक हुआ, गयासुद्दीन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी के बाद उमर खिलजी हुआ, थोड़े समय के लिए उमर खिलजी हुआ अलाउद्दीन खिलजी के बाद। और जो मुबारक खिलजी था उसके बाद खुसरो खां भी हुआ थोड़े समय के लिए। जो मुबारक खिलजी था इसके बाद थोड़े समय के लिए तीसरा कौन है, खुसरो खां, खुसरो खां। ये आप लोग नोट कर लेंगे, ये हमने पीडीएफ में मेंशन नहीं किया है, आप लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। यहाँ पे क्या नोट करेंगे, जो आप लोग यहाँ पे सुन लें एक बार। सबसे पहले हुआ बलबन, उसके बाद कैकूबाद। अब कैकूबाद के बाद कौन हुआ, क्यूमर्स। तो पहले नंबर पर आप लोग लिखेंगे पहला क्यूमर्स। उसके बाद जो है जलालुद्दीन खिलजी ही हुआ, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी हुआ, और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद माइनर में दूसरा नंबर लिखेंगे उमर खिलजी। ठीक है, 5वें नंबर पे हमारा मुबारक खिलजी ही है, और इसके बाद आप लोग लिखेंगे तीसरा नंबर इधर माइनर में खुसरो खां। ठीक, गयासुद्दीन खिलजी हो गया। बस आपकी यहाँ पे जो क्लास है वो ख़त्म होने वाली है। मृत्यु इसकी और लिख लीजिए 1325 में मृत्यु हो गई। और अब हम अगली क्लास में आपको यहाँ तक के सारे क्वेश्चन बताएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है वो हम आपको अगली क्लास में क्वेश्चन लेके आएंगे। 25-30 क्वेश्चन लेके आएंगे हर एक लेक्चर में, तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि और लोग जुड़ सकें हमसे। ठीक है, तो अपना ध्यान रखेंगे और जुड़े रहेंगे ऐसे ही हमसे। अब आपको मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।